नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए मुखातिब हुई हूँ। मुद्दा ऐसा जो अवॉइड नहीं किया जा सकता था, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी था। मुद्दे पर बात करूँ उससे पहले साथियों, हमारे देश ने, हमारी कांग्रेस ने आज अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ खोया है। एक अपूर्णीय क्षति पूरे देश को प्रणव दा के जाने से हुई है। प्रणव दा ने जिस भी विभाग का कार्यभार संभाला साथियों, उसमें अपनी एक अमिट छाप छोड़ने का काम किया। ऐसे नेता बिरले ही पैदा होते हैं जिनका न केवल अपने दल में बल्कि बाकी दल के लोगों में भी लोग कायल हों। उनके मार्गदर्शन के लिए, उनकी स्वच्छ राजनीति की जो छवि है उसके सब लोग मुरीद थे। प्रणव दा चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया, चलता फिरता कंप्यूटर उनको कहा जाता था। वित्त मंत्री के रूप में उनका योगदान, एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका योगदान, देश के राष्ट्रपति के रूप में उनका अतुलनीय योगदान रहा है। और अगर देश के कुछ चुनिंदा नेता रत्नों के रूप में जाने जाएंगे तो उनमें से एक रत्न होगा हमारे प्रिय प्रणव दा। मैं उनके चरणों में अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दारुण दुख को सहने की शक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। जो आज का मेरा मुद्दा है साथियों, उस पर बात करना आज ही जरूरी था। दरअसल पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जब सरकारी बंगले में प्रवेश करते हैं तो वो एक सहभोज आयोजित करते हैं। उस सहभोज में 250 से 300 लोग आमंत्रित किए जाते हैं। आज पता चला है साथियों कि कई हमारे पत्रकार साथी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कल बाकी के जो पत्रकार वहां आमंत्रित किए गए थे उनका कल कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। अब आप मुझे बताइए साथियों कि जैसे ही ये खबर भाजपा के लोगों को मिलती है कि हमारे अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो भाजपा मुख्यालय को तुरंत आदेश दिया जाता है सील करने का, और वो 5 दिनों के लिए सील हो जाता है। यानी कि पिछले शुक्र या शनि को वो सील कर दिया जाता है। शुक्रवार को खबर आती है, शनिवार से भाजपा मुख्यालय बंद हो जाता है। लेकिन पत्रकार साथियों की कोरोना टेस्ट होगा तो वो होगा मंगलवार को। ये जो 72 से ज़्यादा घंटों की जो देरी है, मैं राज्य सरकार से पूछना चाहती हूँ। चलते फिरते मानव बम इस समय ये पत्रकार हमारे साथी हैं। ये पत्रकार साथी ही क्यों, जो भी वहाँ पर मेहमान बुलाए गए थे वो सब आशंकित कोरोना संक्रमित लोग हैं। उनका टेस्ट आप गेस्ट लिस्ट मंगाकर आप उनका टेस्ट क्यों नहीं तुरंत कराते? उसमें हीला हवाली क्यों करते हैं? क्या उत्तराखंड राज्य सरकार की कुव्वत इतनी नहीं है कि वो इन 250-300 की जो गेस्ट लिस्ट थी उसको मंगाकर विदिन 2 आवर्स उनकी जांच कर सके, उन अतिथिगणों की, इन पत्रकारों की? ये पत्रकार जो अपने परिजनों से भी मिल रहे हैं जाके, जो एक दिन में कम से कम 50 से 100 लोगों के संपर्क में आते हैं। जब ये सूचना आज मिली साथियों कि कुछ पत्रकार साथी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि हमारा भी रोजाना पत्रकार साथियों के साथ काफी वार्तालाप और मेल मिलाप होता है। और पत्रकार साथी ही क्यों, उस सहभोज में जैसा कि मैंने आपको बताया 250 से 300 लोग थे। तो क्या ये नामुमकिन है कि उस गेस्ट लिस्ट को मंगवा कर उसके सारे अतिथियों की कोरोना जांच कराई जाए? और अटल आयुष्मान योजना की सार्थकता, मैं पहले दिन से मुख्यमंत्री जी से अपील कर रही हूं कि आप डुगडुगी पीटते हैं अटल आयुष्मान योजना की। उसकी सार्थकता तभी है जब आप अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स की जांच मुफ्त कराते हैं, जब आप सफाई कर्मचारियों की, नर्सिंग स्टाफ की, मेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की, फार्मासिस्ट्स की, वार्ड बॉयज की, नर्सों की, आशा कार्यकर्तियों की, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की, पत्रकारों की जांच जब आप मुफ्त करते हैं, तब समझ में आता है कि आप अटल आयुष्मान योजना को सार्थक कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी से मेरी यही शिकायत नहीं है, शिकायत ये भी है कि आपने अपने कार्यकर्ताओं का, नेताओं को निरंकुश छोड़ रखा है। पहले दिन से, कोरोना जब से प्रदेश में या देश में जनता कर्फ्यू लगा है, तब से आपने देखा होगा साथियों कि तमाम आयोजन भाजपा की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन मुकदमा सिर्फ विपक्षी दलों पर हुआ। यानी कि आप विपक्षी दलों पर उंगली उठाते रहे, लेकिन कोरोना में संक्रमण में की जद में आ रहे हैं आपके स्वयं के लोग, और वो आपकी लापरवाही से आ रहे हैं। और आज भी क्या ये सहभोज जो था, जो सरकारी बंगला, अपना बंगला भी नहीं, सरकारी बंगले में आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, उसमें आप सहभोज आयोजित कर रहे हैं, क्या ये अवॉइड नहीं किया जा सकता था? क्या ये इतना जरूरी काम था सहभोज देना? जब कोरोना का संक्रमण आप देख रहे हैं कि प्रदेश में लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है संक्रमित रोगियों का, और मौतों में भी इजाफा हो रहा है, तो क्या इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था? क्या आप कोई जनहित का बहुत बड़ा काम कर रहे थे? क्या आप जनता के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर रहे थे जो आपने ये सहभोज आयोजित किया अपने घर में? और आज सबकी जीवन आपने खतरे में डाल दिया अपने उस सहभोज की वजह से। इसका जिम्मेदार, इसका जवाबदेह कौन होगा? ये मैं बंशीधर भगत जी से और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को तमाम चीजों की छूट किसने दे दी, और किस नियम के तहत, किस कानून के तहत आप लोगों को ये छूट मिली है? और आप लोगों की यही करनी है। करनी और कथनी में जो फर्क आपका है, जो जीरो टॉलरेंस की माला आप जपते रहते हो, उसकी आड़ में जो आप गरीब जनता के साथ और विपक्ष के साथ दो मुहा आपका जो आचरण है, उसी की वजह से आज उसकी वानगी देखने को मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात को 88,000 लोग लाइक करते हैं और 6 लाख लोग डिसलाइक करते हैं। 6 लाख लोगों ने नकार दिया मन की बात को, सिर्फ इसलिए क्योंकि ना आपने इन 6 सालों में जो आप केंद्र पे काबिज रहे, न इन 6 सालों में आपने बेरोजगारों की बात सुनी, ना आपने किसानों की बात सुनी, न जीएसटी लगाते वक्त आपने व्यापारियों की बात सुनी, न लॉकडाउन करते वक्त आपने सैकड़ों मजदूरों की बात सुनी, ना आपने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर महिलाओं की कभी राय सुनी, ना आप कभी पत्रकारों से मुखातिब हुए। इन 6-7 सालों में आपने कोई प्रेस वार्ता को संबोधित नहीं किया, आप सिर्फ अपनी मन की एक तरफा सुनाते चले गए। यही कारण है कि आज वो मैजिक कम होते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसको सत्यापित खुद बंशीधर भगत जी ने किया कि वाकई मोदी मैजिक कम हो रहा है। और देखने को मिल गया, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल पेज पर ये देखने को मिल गया कि 6 लाख लोगों ने आपके मन की बात को नकार दिया। यानी कि कोई आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। लोगों को रोजगार चाहिए, किसानों को मुआवजा चाहिए जो अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से उनकी खेती तबाह हो रही है। आज जनता की आवाज उठाने के लिए आप तैयार नहीं हैं। 2241 करोड़ का नुकसान जीएसटी में हो रहा है लगातार उत्तराखंड राज्य को, लेकिन त्रिवेंद्र रावत जी हैं कि वो दिल्ली सरकार के सामने मुंह खोलने से डरते हैं, एक कठपुतली की तरह यहाँ पर काबिज हैं। आप उस जनता का तो मान रख लेते जिस जनता ने आपको 57 का प्रचंड बहुमत देकर विधानसभा में मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया है। आपने जो मांगा वो जनता ने दिया। आज आपने जनता का क्या हश्र कर रखा है? आप लगातार मास्क ना लगाने वालों से वसूली कर रहे हैं जुर्माने के रूप में। आप लगातार नियम कानून तोड़ने वालों को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं। आप करिए, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के लिए दोहरे मापदंड क्यों हैं? उन पर क्यों नहीं आपने रोक लगाई? रुड़की के मेयर की ज्वाइनिंग में आपने ऐसा तमाशा वहां भाजपा मुख्यालय में खड़ा कर रखा था। जब फिल्म के मुहूर्त के सेट पर बिना मास्क के बंशीधर भगत जी थे, हमने तब भी आवाज उठाई, तब भी आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। नैतिकता के आधार पर बंशीधर भगत जी को जुर्माना भरना चाहिए था, आम जनता की तरह जुर्माना भरना चाहिए था। तब हम समझते कि आपने वीआईपी कल्चर को इस प्रदेश में समाप्त कर दिया है, लेकिन नहीं। आप लोगों के दिमाग 7वें आसमान पर है, सत्ता की हनक सर चढ़ कर बोल रही है। और आज आप स्वयं संक्रमित नहीं हुए, आपकी लापरवाही की वजह से वो 250-300 लोग जो आपके सहभोज में शामिल हुए, उनकी जिंदगियां, उनके परिवार वालों की जिंदगियां आपने खतरे में डाल दी। वो तमाम 250-300 लोग आज पूरे प्रदेश में एक संक्रमण लेकर घूम रहे हैं, और ना जाने इन 72 घंटों में या 108 घंटों में कितनों को उन्होंने संक्रमित कर दिया होगा।
इसमें भी दोहरा मापदंड है कि आपने भाजपा मुख्यालय को तुरंत सील कर दिया अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए, और पत्रकारों का आप टेस्ट करा रहे हैं ट्यूसडे को, मंगलवार को। क्यों आप शुक्रवार से मंगलवार तक की देरी कर रहे हैं? क्या आपका प्रशासन इस लायक नहीं है कि वो तुरंत एक्शन लेता और सभी जो अतिथि थे उनका टेस्ट वहां पर कराया जाता? इसलिए मैं बार बार कह रही हूं मुख्यमंत्री जी कि ये जो प्रदेश में संक्रमण बढ़ रहा है, प्रदेश में जो मौतें हो रही हैं, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है। आपका सुस्त और लचर प्रशासन है, आपका दोहरा मापदंड है, और लगातार आप हम कांग्रेसियों पर छीटाकशी करते रहे कि हम लोग संक्रमित कर रहे हैं या हम लोग लापरवाही या गैर जिम्मेदाराना हमारा आचरण है। लेकिन हम तो जनता की आवाज उठा रहे थे। अगर महंगाई आप कोरोना की आड़ में बढ़ाओगे तो हम उसकी आवाज क्या बाद में उठाएंगे? अगर आप बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रवासी उत्तराखंडी भाइयों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या उसकी आवाज हम 1 साल बाद उठाएंगे? अगर आप किसानों को उनकी जो फसल खराब हुई है अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से उसका मुआवजा नहीं देंगे, तो क्या उसकी आवाज हम कोरोना का खत्म होने तक का इंतजार करेंगे? आप जबरदस्ती अपने ईगो के चलते आप जेईई और नीट की परीक्षाएं कराएंगे, तो क्या हम आवाज नहीं उठाएंगे? हम अपने घरों में घुसे रहेंगे? हम तो जनता की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप लोग सहभोज जैसा कार्यक्रम रख रहे हैं जो कराना कहीं से कहीं तक जरूरी नहीं है। और मैं कहना चाहती हूँ, ये जेईई नीट की परीक्षा आज आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जब 500 लोग थे पूरे देश में संक्रमित, तब आप लोगों ने लॉकडाउन कर दिया, मजदूरों को अपने अपने गंतव्य तक नहीं जाने दिया, लोगों को अपने अपने प्रदेश नहीं जाने दिया, और अपने एक्शन को आपने तब भी जस्टिफाई किया कि कोरोना फैल रहा है, इस वजह से हमें रातों रात लॉकडाउन करना पड़ रहा है। और आज जब विस्फोटक स्थिति देश के अंदर है, ऐसे में आप 23 से 25 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षाएं देने पर मजबूर कर रहे हैं और उस एक्शन को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। पता नहीं आपके पास कौन सा एक्सक्यूज है ये कहने के लिए कि ये परीक्षाएं ज़रूरी हैं या लोगों की ज़िंदगियों के साथ आपके लिए खिलवाड़ करना ज़रूरी है। आप कुछ भी करें वो आपके लिए जस्टिफाइड हो जाता है, उसके लिए आप कोई ना कोई तर्क सामने रख देते हैं, जबकि वो तर्क नहीं, वो कुतर्क हैं। आपने देश को नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन जैसे बड़े बड़े तंदूर में झोंकने का काम किया है, इस देश को गर्त में ले जाने का काम किया है। और ये जो आज देखने को मिल रहा है कि आपने अपने कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के बीच में जो ये भेदभाव किया है, पक्षपातपूर्ण रवैया आपका रहा है, इसके लिए प्रदेश की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। नमस्कार साथियों, शुभ रात्रि।